हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोब्रिज। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में फार्माकोकाइनेटिक्स को हम लोग समझ रहे थे, उसमें हम लोग समझे थे कि एब्जॉर्प्शंस के बारे में, फिर हम लोग समझे थे डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, और आज हम इस वीडियो में समझेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में कि ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। जो हमारा ड्रग्स है उसको मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म का कितने टाइप्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म कराने का पर्पस क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो पहले क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग्स को, कोई भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को हम लोग वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट कराते हैं, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन नॉट बी एक्सक्रीट आउट। That's why the conversion of lipid soluble into water soluble is called metabolism. तो हम लोग मेटाबॉलिज्म को इस तरह से लिखेंगे कि the process by which the drugs chemically change from lipid soluble into वाटर सॉल्युबल। एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को हम लोग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करा रहे हैं, क्योंकि कि ये क्या होता है कि इजिली रिमूव हो सके, दैट रिमूव इजिली फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्प्शन वाले वीडियो में कि जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होता है वो इजीली क्या होता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, जो सेल का मेम्ब्रेन होता है ये, वो क्या है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, मतलब लिपिड। और जो भी ड्रग्स इस सेल से क्रॉस करेगा वो डायरेक्ट सेल में एंट्री कर लेता है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। तो इसीलिए क्या होता है कि हमको ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कराना होता है। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे तो वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और वाटर सॉल्युबल में खासियत ये होता है कि एक पोलर कंपाउंड होता है, एक चार्ज कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो मेनली जो होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मान लीजिए कि एक एनाबॉलिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म का दो टाइप्स होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये एनाबॉलिज्म का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई, एनाबॉलिज्म का मतलब एक सिंपल कंपाउंड को ऐड करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। जैसे मान लीजिए बहुत सारा ग्लूकोज को ऐड किए और स्टोर कहाँ किए, जैसे नॉर्मली फिजियोलॉजी में हम लोग क्या होता है, हम जब लोग ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है और सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और सिंपल ग्लूकोज हमारा ब्लड में जाता है, और एक्सेस जब ब्लड में ग्लूकोज हो जाता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा एनाबॉलिज्म। एक सिंपल कंपाउंड को कलेक्ट करने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। हमारा ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया था तो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिए हमारा मसल्स या फिर लीवर में। अब कैटाबॉलिज्म मतलब होता है कि काटना, मतलब छोटा छोटा पीस करना। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो वही ग्लाइकोजन को फर्दर ग्लूकोज में तोड़ देगा, और ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्लूकोज का वो बैलेंस करके रखेगा। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। यही मेनली होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो रहा है कि हमारे बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके, उसको भी बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब नॉर्मली क्या होता है कि कुछ इसका पर्पस होता है, पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसको कराने का क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ को समझते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो हम लोग ड्रग्स खाते हैं, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स खाएंगे उसको एक्सक्रीट आउट कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में रहेगा तो वो टॉक्सिसिटी कराएगा।
टॉक्सिसिटी कराएगा और उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा देर तक दिखेगा। इसलिए ड्रग्स दिए, उसका फंक्शन खत्म हुआ, वो किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए दिया गया था, वो डिजीज़ में कंट्रोल हुआ और ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट कराना है। इसलिए क्या करता है, ये ड्रग्स मेटाबॉलिज्म एलिमिनेशन का प्रोसेस कराता है। ये ड्रग्स क्या करेगा, एलिमिनेशन कराएगा। तो फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। इसमें क्या होता है कि एलिमिनेशन कराने के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि ज़्यादा हमारे बॉडी में ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि ये मेटाबॉलिज्म एक हमारा प्रोसेस बनता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि ड्रग्स को इजीली एक्सक्रीट आउट करे। तो हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे इट फैसिलिटेट द ड्रग्स टू इजीली एक्सक्रीट आउट। इजीली क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। तो वाटर सॉल्युबल होगा तो वो क्या होगा, इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद ड्रग्स का असर कम हो जाता है। तो ये लीवर का फंक्शन होता है कि ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन कराना। लीवर मेटाबॉलिज्म कराएगा तो वो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन भी कराएगा। मेटाबॉलिज्म कराया, रिमूव आउट हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, ठीक। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स। अगर जितना ज़्यादा बॉडी से बाहर हो रहा है तो वो डिटॉक्सिफाई ही तो हो रहा है। और वो डिटॉक्सिफाई क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म का एक पर्पस ये भी है कि वो ड्रग्स हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट टर्मिनेट एंड रिड्यूस द ड्रग्स एक्शन। इट टर्मिनेट और रिड्यूस द ड्रग्स और केमिकल्स एक्शन। जब मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है तो क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में किसी ड्रग्स या फिर किसी केमिकल्स का जो एक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट हो गया। इसलिए उसका जो एक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात होता है, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसका एक्शन परसिस्टेंट दिखेगा, लॉन्ग टर्म तक उसका एक्शन दिखेगा, तो वो हमारे लिए हार्मफुल ही होता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत सारे ड्रग्स को एक्टिवेट भी करता है। Metabolism also activates some specific drugs। एक्टिवेट करने का मतलब है कि अगर कोई भी ड्रग्स हम लोग इनएक्टिव फॉर्म में खाते हैं, अगर हम वो ड्रग्स इनएक्टिव फॉर्म में खाते हैं तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि वो एक्टिव में बदल जाता है, और एक्टिव में चेंज होने के बाद वो रिसेप्टर पे अपना काम करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक इनएक्टिव ड्रग है, इनएक्टिव ड्रग का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लिवोडोपा। लिवोडोपा एक इनएक्टिव ड्रग है, लेकिन वो इसको जब लीवर मेटाबोलाइज करेगा तो वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। डोपामिन में, ये एक एक्टिव ड्रग होता है, तो ये एक्टिव में चेंज होता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, एक्टिव कंपाउंड में वो चेंज हो जाता है। तो ये सारा कुछ हमारे लिए फायदेमंद चीज़ है, पर्पस होता है मेटाबॉलिज्म कराने का। This is the some points that explain about the purpose of metabolism। Next हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब होता है, मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब होता है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, उसको हम चेंज कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल में। तो ये होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, इसको बोलते हैं। कोई भी ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना मतलब मेटाबॉलिज्म उस ड्रग्स का हो रहा है। और कुछ मेटाबॉलिज्म होता है जो, इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स, जीनो मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस होता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, जैसे हमारा ड्रग्स ही हो गया
या फिर कोई ऐसा एक टॉक्सिक या फिर ड्रग्स हो गया या फिर कोई ऐसा केमिकल्स एजेंट हो गया जो फॉरेन है। और बायोटिक्स मतलब होता है चेंज इन केमिकल नेचर। जो किसी भी ड्रग्स का केमिकल नेचर को चेंज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, जीनोबायोटिक्स, इसको बायोटिक्स बोलते हैं। और दोनों टर्म्स को, एक सब्सटेंस है, कोई ड्रग्स मेडिसिन है, उसका केमिकल नेचर्स को चेंज कर रहा है, और मेटाबॉलिज्म में वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि नेचर्स को चेंज कर रहा है, मतलब लिपिड सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर रहा है। तो जीनोबायोटिक्स इज द अनदर नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज जीनोबायोटिक्स। एक और इसका नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स, चेंज इन एक्टिविटी ऑफ ड्रग्स। किसी भी ड्रग्स का एक्टिविटी चेंज हो रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्म कर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म। दिस टू टर्म्स आर ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि कैसे मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी ड्रग्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कोई एक ड्रग्स है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ड्रग्स है जो इन एक्टिव फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं, एक्टिव फॉर्म है, वो ड्रग्स क्या है, एक्टिव फॉर्म है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो क्या हो रहा है, इनएक्टिव हो जा रहा है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है इनएक्टिव में। तो बेसिकली ऐसा ही होता है, हम लोग एक्टिव ड्रग्स को खाते हैं और उसका जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा तो वो इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये इनएक्टिव फॉर्म में जो ड्रग्स होता है वो क्या होता है, वो इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, इजिली एक्सक्रीट आउट हमारे बॉडी से हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा कि आफ्टर बिकम इनएक्टिव द ड्रग्स व्हेन एक्टिव ड्रग्स मेटाबोलाइज एंड बिकम इनएक्टिव आफ्टर मेटाबॉलिज्म, दिस इनएक्टिव ड्रग एक्शंस इज ओवर। मतलब कहने का मतलब है कि जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, तो जब इनएक्टिव फॉर्म में बन जा रहा है, तो इस इनएक्टिव फॉर्म का कोई फंक्शन नहीं रहता, इसका एक्शन ओवर हो जाता है, अब इसका कोई काम नहीं है। द इफेक्ट बिकम ओवर, इसका काम खत्म हो गया है जब वो इनएक्टिव फॉर्म में चला गया है। नेक्स्ट ड्रग होता है जो कि वो पहले से क्या होता है, एक्टिव होता है, लेकिन आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज होता है, और ये हमारे बॉडी पे एक्शन दिखाता है। इसमें क्या हो रहा था, ये इनएक्टिव ड्रग है। अब मेनली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स को देखा जाए तो ये वाला मेटाबॉलिज्म होता है, एक्टिव होगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो इनएक्टिव में चेंज हो जाता है। और कुछ ड्रग्स जो होते हैं, जो लिस्ट अमाउंट में जो एक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन उसको मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन, ये एक डाययूरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। मतलब ये नॉर्मली क्या होता है, हाई बीपी वाले पेशेंट में इसको यूज किया जाता है। और जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये चेंज होता है हमारा कैनरिओन में चेंज हो जाता है ये। फिर हमारा दूसरा ड्रग्स आता है डायजीपाम, ये एक सीडेटिव ड्रग्स है और एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है। जब किसी पेशेंट में सीजर्स वगैरह आता है, मिर्गी वगैरह आता है, तो ये ड्रग्स देते हैं। और या फिर किसी पेशेंट को ऐसा बेचैनी वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको नॉर्मली सीडेशन प्रोवाइड करने के लिए, आराम प्रोवाइड करने के लिए ये ड्रग्स को देते हैं। तो जब ये ड्रग्स, ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ये एक एक्टिव ड्रग्स है, लेकिन आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये बन जाता है एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ऑक्साजिपाम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मॉर्फिन, एक ओपिवाइड्स होता है, एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, ये मेडिसिन होता है, और ये ओपिवाइड्स होता है। ओपिवाइड्स मतलब अफीम डेरिवेटिव्स, इसका एडिक्शन भी होता है। ये एक एक्टिव ड्रग्स होता है। जब ये एक्टिव ड्रग्स चेंज होता है, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड, ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है।
ये हमारा कुछ प्रोसेस होता है, एक्टिव टू इनएक्टिव। कुछ एक्टिव ड्रग होते हैं, उसका आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है। ऐसे भी कुछ ड्रग्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं और आफ्टर मेटाबॉलिज्म यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो क्या बन रहा है, वो एक्टिव बन रहा है, वो एक्टिव बन जा रहा है, एक्टिव ड्रग्स। ठीक, एक्टिव ड्रग, ये इनएक्टिव ड्रग हम लोग एडमिनिस्टर मतलब लिए आफ्टर मेटाबॉलिज्म, लिवर मेटाबोलाइज किया और वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक, ऐसे ही कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए प्रेडिसोन, जो ये एक इनएक्टिव ड्रग्स है और इनएक्टिव ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। इनएक्टिव ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। इनएक्टिव ड्रग्स ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट्स। अब इनएक्टिव ड्रग्स हम लोग जब ओरली लेते हैं तो लीवर मेटाबोलाइज करता है, तो मेटाबोलाइज करने के बाद वो क्या प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट कर देता है, प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट करता है। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लीवोडोपा बहुत ही क्लासिकल ड्रग्स होता है, हम लोग पार्किंसन डिजीज में इसको यूज करते हैं। पार्किंसन डिजीज वो होता है जिसमें डोपामिन का लेवल कम होता है, इसीलिए डोपामिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमारे बॉडी में लीवोडोपा नाम का ड्रग्स देते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं, जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो कन्वर्ट हो जाता है हमारा डोपामिन में, डोपामिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। फिर आता है हमारा इनालाप्रिल। और जो ये इनालाप्रिल है, ये कौन सा ड्रग है, ये है एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है और ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है। जो किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन वाली समस्या होती है तो ये ड्रग्स दिया जाता है उसमें। जब ये ड्रग्स ये इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं और इसको आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनालप्रिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ऐसे ही कुछ ड्रग्स और भी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा सल्फासेलेजिन। जब इस ड्रग, ये एक इनएक्टिव ड्रग है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है तो दो कंपाउंड बनाता है, दो एक्टिव कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट 5-ASA, ये एक एक्टिव कंपाउंड्स बनाता है। दूसरा क्या बनाता है कि सल्फापायरिडिन, ये दो कंपाउंड बनाता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ये एक ऐसा ड्रग्स होता है जो दो कंडीशन में काम आता है। जो 5-ASA है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में काम करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को ये ड्रग्स यूज ट्रीटमेंट के लिए एज ए ट्रीटमेंट ये ड्रग्स को प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो ड्रग्स है सल्फापायरिडिन, ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में इसको दिया जाता है। इसको कहते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में, इसको जॉइंट पेन वाले में इस पेशेंट को हम लोग देते हैं सल्फासेलेजिन, जो ये एक इनएक्टिव ड्रग है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म द ड्रग्स विल कन्वर्टेड इनटू टू एक्टिव कंपाउंड्स, फर्स्ट 5-ASA and this drug prescribed to the patient who is suffering from ulcerative colitis, and the second active compound the sulfapyridine, this drug also prescribed to the patient who is suffering from rheumatoid arthritis। ये सारे जो है इनएक्टिव ड्रग्स थे। बहुत सारे ऐसे इनएक्टिव ड्रग्स होते हैं, जैसे क्या हो गया हमारा मिनॉक्सिडिल, जो एक आर्टेरियल डायलेटर है। ये भी मतलब बीपी वाले पेशेंट में देते हैं, जो आर्टरी में हाइपरटेंशन होता है तो उसको डायलेट करने के लिए मिनॉक्सिडिल देते हैं। और ये एलोपेशिया वाले कंडीशन में भी मिनॉक्सिडिल प्रेस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेनली हो कहाँ रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब द ड्रग विल कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म टू द इनएक्टिव, एज वेल एज द एक्टिव फॉर्म टू द एक्टिव मेटाबोलाइट्स, एंड ऑल्सो इनएक्टिव ड्रग्स विल कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म आफ्टर मेटाबॉलिज्म। तो नॉर्मली हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म हो क्या रहा है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ को देखेंगे। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का जो मेजर साइट होता है वो सबको पता है कि वो होता है हमारा लीवर एक हमारा सेंट्रल ऑर्गन है जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है।
जो ड्रग्स हो उसको भी मेटाबोलाइज करेगा, टॉक्सिक हो, केमिकल्स हो, सबका मेटाबॉलिज्म हमारा लीवर कराता है। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइट या फिर मेजर साइट फॉर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारा लीवर। क्या होता है? हमारा लीवर। नेक्स्ट क्या होता है कि मोस्टली तो देखा जाए तो लीवर ही करता है। कुछ माइनर साइट होते हैं जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ माइनर साइट्स होते हैं, माइनर साइट्स भी मेटाबॉलिज्म कराता है, मेटाबॉलिज्म कराता है। जिसे हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा, लीवर को हेपेटिक बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब लीवर से बाहर जो मेटाबॉलिज्म होता है बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। लीवर सेल्स को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स। तो लीवर के बाहर जो हो रहा है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा हेपेटो मेटाबॉलिज्म। अब जो है बहुत कम ही इसका मेटाबॉलिज्म होता है जो लीवर के बाहर होता है। बेसिकली लीवर के बाहर होता है, लेकिन जो एंजाइम्स होता है वो लीवर ही बनाता है। मेन फंक्शन लीवर का है, लेकिन वो लीवर के सेल्स में हो रहा था जो मेजर साइट था। और मतलब कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जो माइनर बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है इसका, हम लोग अगर बात करें इसका एक्स्ट्रा हेपेटिक का, तो ये हमारे प्लाज्मा में होता है। ये हमारा कहाँ होता है? प्लाज्मा में हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा में हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो नॉर्मली दो एंजाइम्स जो होता है हेल्पफुल होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के लिए। दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट में प्लाज्मा स्ट्रेज और दूसरा हमारा स्यूडोकोलिन स्ट्रेज। ये दो एंजाइम्स कहाँ है? हमारा ब्लड में है, वो हमारा प्लाज्मा में है। लेकिन ये दो एंजाइम्स का सिक्रेशन सिंथेसिस कौन किया? तो ये लीवर ही किया। मेजर फंक्शन इसी का है। वो अलग बात है कि लीवर के बाहर इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक, तो ऐसे कुछ ड्रग्स आते हैं जो क्या होता है कि जो ये प्लाज्मा स्ट्रेस द्वारा मेटाबोलाइज किया जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे हमारा इस्मोलूल, ये एक बीटा ब्लॉकर होता है। बीटा ब्लॉकर मतलब डायलेट कराने वाला है ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होता है। ठीक, दूसरा जो हमारा ड्रग है लिग्नोकेन, ये एक हमारा एनेस्थेसिया है, एनेस्थेसिक ड्रग्स होता है जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी सर्जरी में। लिग्नोकेन यूज किया जाता है सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। फिर ऐसे ड्रग्स कुछ आते हैं जो स्यूडोकोलिन स्ट्रेज एंजाइम होता है, वो इसका मेटाबॉलिज्म कराता है। ठीक, जैसे हमारा सक्सिनाइल कोलिन, ये क्या है? ये एक ऐसा ड्रग्स है जिसका मेटाबॉलिज्म ये वाला एंजाइम कराता है। हमारा कहाँ कराता है? प्लाज्मा में। एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका मेटाबॉलिज्म वो ड्रग्स खुद ही कर लेता है, जिसको बोलते हैं हाफ मैन एलिमिनेशन। जिसको क्या बोलते हैं? हाफ मैन एलिमिनेशन। ये टर्म्स, ये एलिमिनेशन कहने का मतलब बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है, इसका एलिमिनेशन मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कोई एक ड्रग्स है, इसका मतलब नॉर्मली हम लिख सकते हैं सेल्फ मेटाबॉलिज्म। The drugs after absorption, the drugs will transfer into the systemic circulation. After systemic circulation, the distribution process will be occur, and after distribution, the metabolism is performed by their same drugs. The drugs metabolize themselves. खुद को वो क्या कर रहा है? मेटाबोलाइज कर दे रहा है। तो ऐसे अगर मान लीजिए कि वो ड्रग्स है वो ब्लड में गया और खुद को मेटाबोलाइज करने स्टार्ट कर दे, तो उसमें किसी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। नो ऑर्गन इन्वॉल्व। और दूसरा है कि इसमें कोई एंजाइम भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो दो, इसमें कोई ऑर्गन भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और ना कोई इसमें कोई ऑर्गन, जैसे लीवर सब में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस वाले हाफ मैन एलिमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है कि जो ड्रग्स खुद से मेटाबोलाइज करता है, उसमें कोई ऑर्गन्स का भी जरूरत नहीं पड़ा और ना कोई ऐसा एंजाइम, जैसे ये सारा ड्रग्स को ये एंजाइम जरूरत पड़ रहा था, तो कोई एंजाइम भी इसमें जरूरत नहीं पड़ता है, ये खुद को मतलब मेटाबोलाइज कर लेता है। इसका कुछ ड्रग्स लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है कुछ ड्रग्स।
सिस एट्राक्यूरियम और एट्राक्यूरियम, ये दो जो ड्रग्स होता है, ये ड्रग्स अगर लेने के बाद ये खुद से मेटाबोलाइज करता है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लीवर का और ना ही कोई एंजाइम्स का जरूरत पड़ता है, ये खुद को जो ये मसल्स रिलैक्सेंट स्केलेटल मसल जो होता है हमारा, अगर उसमें पेन हो रहा है या फिर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये ड्रग्स दिया जाता है। ये कौन सा ड्रग है? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग होता है, ठीक। और ये ड्रग्स खुद से मेटाबोलाइज कर ले रहा है, इसमें कोई ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं, मतलब लीवर को कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, दिस ड्रग इज वेरी सेफ, ये ड्रग बहुत सेफ है और ये खुद से मेटाबोलाइज कर ले रहा है। दिस ड्रग्स आर safe and these drugs are safe in liver failure और किडनी फेलियर। किडनी फेलियर वाला कंडीशन में क्या होता है, ब्लड फिल्टर नहीं मतलब करेगा और जो ड्रग्स एक्टिव जो भी मतलब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म हो गया है वो ड्रग्स फिल्टर ही नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होता है उसमें, तो वो किडनी फेलियर वाले कंडीशन में इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स को ये जो ड्रग्स है खुद को मेटाबोलाइज कर दे रहा है और मेटाबोलाइज करने के बाद इनएक्टिव फॉर्म में ये एक्सक्रीट आउट नॉर्मली हो जाएगा, इसमें किडनी को एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, और किडनी किसी का फेल भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर लीवर किसी को फेल है, लीवर फेल है तो लीवर को थोड़ी ये ड्रग्स जा रहा है वहाँ पर, इसलिए ये दो कंडीशन में ये सेफ होता है, ये सेफ होता है। अब बात करते हैं, ये तो था हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब एक था जो प्लाज्मा में मेटाबोलाइज हो रहा था, प्लाज्मा कुछ एंजाइम्स था उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा था, अब दूसरा था हाफ मैन एलिमिनेशन, कहने का मतलब सेल्फ मेटाबोलाइज हो रहा था, ये था हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब लीवर के बाहर। अब हम लोग समझेंगे लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, हाउ ड्रग्स बिकम वाटर सॉल्युबल इन लीवर। हम लोग समझेंगे हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है लीवर में, इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो क्या होता है कि लीवर में लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेनली क्या होता है कि ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में एक ऐसा कंपाउंड को इसके साथ अटैच करते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल की तरफ बिहेव करता है, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल्स, वाटर सॉल्युबल मतलब कोई पोलर कंपाउंड होगा, ठीक, ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है। तो कुछ ऐसा केमिकल्स को इसमें ऐड करेंगे, कुछ ऐसा, एक मान लीजिए कि ये एक ड्रग्स है या फिर एक ऐसा एंजाइम्स है, ये एक ऐसा एंजाइम्स है, ये क्या करता है इसके साथ जब अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा तो ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक चार्ज कंपाउंड है, ये पोलर कंपाउंड होता है जो क्या कराता है लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में, अगर ये लिपिड सॉल्युबल के साथ अटैच होगा तो ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ये प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा ड्रग्स है, कोई एक ड्रग्स है, ये मान लीजिए कि ये एक ड्रग्स है, ठीक, और क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड होता है वो अटैच होता है, यहाँ पर मान लीजिए वाटर सॉल्युबल कंपाउंड अटैच हुआ है, यहाँ पर भी अटैच हो गया, यहाँ पर भी अटैच हो गया, यहाँ पर बहुत सारे एरिया में वाटर सॉल्युबल ड्रग्स अटैच होते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं लिपिड सॉल्युबल में। तो जब कोई भी ड्रग्स वाटर सॉल्युबल कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है और वो अपने खुद को वाटर सॉल्युबल में, लिपिड सॉल्युबल ड्रग था वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर लेता है, तो उस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, द वाटर सॉल्युबल और चार्ज और पोलर कंपाउंड अटैच विथ लिपिड soluble
एंड कन्वर्ट इनटू वाटर सॉल्युबल। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम जो एक गिलास जो हम अमृत रखे हैं, एक गिलास अमृत में एक क्या होता है कि कीचड़ का एक बूंद डाल दिए तो वो पूरा अमृत को क्या बना देता है, कीचड़ बना देता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब किसी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में वाटर सॉल्युबल कंपाउंड लगा देते हैं, एक ऐसा चार्ज कंपाउंड या फिर ऐसा पोलर कंपाउंड लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है। और इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शंस। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें वाटर सॉल्युबल साइट, जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड था वो अटैच हो रहा था, वो क्या होता है कि उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है। मान लीजिए एक ऐसा ड्रग्स है, ये एक ऐसा ड्रग्स है, ये लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, ठीक। और जो हमारा क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड था, जो ये अटैच हो रहा था पूरे एरिया में, इसको लिपिड वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट कराने के लिए, ये एक पोलर कंपाउंड था, इसके साथ इस एरिया के साथ बाइंड कर रहा था और इसको वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट कर देता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ड्रग्स में कि वाटर सॉल्युबल साइड्स, कहने का मतलब है कि जो पोलर कंपाउंड था या फिर चार्ज कंपाउंड था, वो बाइंड करने का कुछ रीजन ही नहीं मिलता है, ये रीजन नहीं मिलता है, ठीक। तो क्या होता है कि जब ये नहीं मिलता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है और सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। जब ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो इस रिएक्शंस को क्या बोल देते हैं, फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है, द ड्रग्स विच हैव एब्सेंट द साइट ऑफ अटैचमेंट। जब जब ड्रग्स में एब्सेंट हो जाता है अटैचमेंट वाला साइड, तो क्या होता है कि दैट ड्रग्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म। जब सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो क्या होता है कि जो साइड था पोलर कंपाउंड को अटैच होने के लिए, वो क्या होता है, अटैच हो जाएगा, हर जगह अटैच हो जाता है। अब हर जगह अटैच हो जाएगा तो ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनली वही प्रोसेस है, क्योंकि अगर मान लीजिए, हाँ एक और मान लीजिए, इस एग्जांपल को ले लेते हैं। अगर हम पत्थर जो है, अगर मान लीजिए किसी ईंटा को घर में लगा रहे हैं तो डायरेक्टली हम लोग उसको लगा पा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ईंटा को, अगर मान लीजिए ईंटा को छोटे वाले एरिया में लगाना होगा तो उस ईंटा को क्या करना पड़ेगा, छोटा तोड़ना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि ड्रग्स का एक्टिव ये वाटर सॉल्युबल साइट्स नहीं मिल रहा था। एक ऐसा ड्रग्स आ गया था जिसमें क्या हो रहा था कि कोई पोलर कंपाउंड को अटैच होने का कोई जगह नहीं मिल रहा था, तो इसको हम लोग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये टॉक्सिसिटी कर देगा हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म तक ये चलते रहेगा और इसका एक्शन भी लॉन्ग टाइम तक दिखेगा। तो क्या होता है, फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है कि इस ड्रग्स को पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, और सिंपल फॉर्म में तोड़ने के बाद हमारे जो साइड दिखना स्टार्ट करते हैं उस पर क्या करता है, ये पोलर कंपाउंड अटैच होता है और इसके बाद ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है। बेसिकली एक सिंपलेस्ट प्रोसेस हो जाता है। फेज 1 रिएक्शन इज सिंपलेस्ट प्रोसेस, द ड्रग्स विच कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म एंड अटैच देयर पोलर कंपाउंड इनटू स्पेसिफिक साइट्स एंड आफ्टर दिस द ड्रग बिकम वाटर सॉल्युबल। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोसेस। इसमें हम लोग जो फेज 1 रिएक्शन है, फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि फेज 1 रिएक्शन में इसको हम लोग फंक्शनलाइज्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, फंक्शनलाइज्ड रिएक्शन, और इसका क्या बोलते हैं, इसको कैटाबोलिज्म रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कैटाबोलिज्म रिएक्शन बोल सकते हैं। कहने का मतलब फंक्शनलाइज मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया क्योंकि ये फंक्शन करने लायक हो जाए, ठीक। और कैटाबोलिज्म रिएक्शन मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलेस्ट में कन्वर्ट किया। तो ये रिएक्शन होता है हमारा फेज 1 रिएक्शन में। फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, या फिर इसको एनाबोलिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। कहने का मतलब कॉन्जुगेशन मतलब फेज 2 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन ये
वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, ये वाटर कंपाउंड जो ये पोलर कंपाउंड या फिर चार्ज कंपाउंड था, इसको अटैच कर रहा था और वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पहले से ड्रग्स है, इसके साथ साथ और भी कुछ कंपाउंड्स ऐड हो रहा है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को एक फॉर्म ले रहा है, तो इसको हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन बोल देते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेट होना, कॉन्जुगेशन मतलब बेसिकली वाटर सॉल्युबल कन्वर्टर, और एडिशन रिएक्शन मतलब, एडिशन मतलब कोई कंपाउंड इसमें ऐड हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोल सकते हैं फेज 2 रिएक्शन। ठीक, इस तरह से होता है। अब नॉर्मली हम लोग समझेंगे कि फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन ये एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। अगर ड्रग्स मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तो फेज 1 रिएक्शन से होकर गुजरना पड़ता है, और नॉर्मली मेटाबोलाइज हो रहा है तो फेज 2 रिएक्शन से ही हो जाता है। अगर वैसे ड्रग्स कोई मिल गया जिसका वाटर सोल्युबल में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है तो फेज 1 रिएक्शन से गुजर कर जाना पड़ता है। अब नॉर्मली हम लोग समझते हैं फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए यहां पर हो गया हमारा फेज 1 रिएक्शन और दूसरा हमारा हो गया फेज 2 रिएक्शन हो गया। ठीक, बेसिकली हम इसको समझेंगे फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। तो फेज 1 रिएक्शन होने का जो साइट होता है, जो जगह होता है फेज 1 रिएक्शन होने का, फेज 1 रिएक्शन मेनली क्या था, ये चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहा था। और मेनली क्या होता है कि ऑल फेज 1 रिएक्शन अकर इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोजोम ऑफ लीवर सेल। लीवर का सेल जो है, लीवर का सेल है वो लीवर सेल नहीं हो रहा है, इसका मेटाबॉलिज्म का मेन जो है सेंटर है हमारा लीवर है। लीवर का जो सेल है उसका जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है कि इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। फेज 1 रिएक्शन कहाँ हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग माइक्रोजोम भी बोलते हैं। ठीक, तो ये माइक्रोजोम्स क्या कर रहा था, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहा था ताकि वो लिपिड सोल्यूबल में आगे जाकर कन्वर्ट हो सके। ये इसका स्पेसिफिक साइट है फेज 1 रिएक्शंस का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फेज 2 रिएक्शन मतलब उसमें लिपिड सोल्युबल ड्रग्स में वाटर सोल्युबल कंपाउंड अटैच हो रहा था, उसके बाद उसको लिपिड सोल्युबल में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये मेनली जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्मा में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑफ लीवर सेल, या तो साइटोप्लाज्मा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के वहाँ पर होगा, लीवर सेल्स के साइटोप्लाज्मा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये फेज 2 रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस होता है, कुछ टाइप्स के रिएक्शन होते हैं जो फेज 1 रिएक्शन कराता है या फिर फेज 2 रिएक्शन होता है। तो लोग कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लेंगे। मेनली क्या होता है कि इसमें कुछ रिएक्शंस आता है, जैसे हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, फिर क्या हो गया, डी अमाइनेशन हो गया, फिर क्या होता है साइक्लाइजेशन हो गया। ये कुछ रिएक्शंस होता है, जैसे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का उस कंपाउंड में एडिशन होगा, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। ये कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके वजह से फेज 1 रिएक्शंस होता है। ये कुछ प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होगा और उस कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो कंपाउंड ब्रेक होगा, वो कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में चेंज होगा। तो ये कुछ प्रोसेस होंगे, ये प्रोसेस के थ्रू फेज 1 रिएक्शन होता है। और कहाँ होता है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारा चीज़ कुछ एंजाइम्स की वजह से होता है, और उस एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं CYP एंजाइम्स, CYP एंजाइम। ये एंजाइम क्या होता है, मेनली सारा जो फेज 1 रिएक्शंस का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये प्रोसेस होने का रीजन है CYP एंजाइम। CYP एंजाइम्स को कुछ डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि CYP बेसिकली यही मेन प्रोसेस होता है CYP एंजाइम। इस एंजाइम के थ्रू ही फेज 1 रिएक्शन टोटली होता है। अब आते हैं फेज 2 रिएक्शन में कुछ प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से फेज 2 रिएक्शन प्रोसेस होता है। जैसे हमारा हो गया ग्लूकोरोनाइड,
ग्लूकुरोनाइड प्रोसेस हो गया। फिर हमारा एसिटाइलेशन प्रोसेस हो गया, एसिटाइलेशन प्रोसेस हो गया। फिर मिथाइलेशन प्रोसेस हो गया। फिर क्या हो गया हमारा, ग्लाइसिन हो गया। फिर हमारा क्या हो गया, ग्लूटाथायोन। इसमें क्या होता है कि जब ये प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होने के बाद हमारा ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस इसमें मेनली देखा जाता है कि ये जो ग्लूकुरोनाइड प्रोसेस होता है, इसमें यूराडिनटाइड UDP-GT एंजाइम जो होता है उस कंपाउंड में अटैच होता है। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो किसी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होता है। अगर ये मान लीजिए, अगर यहाँ पर एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और ये एंजाइम्स यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस कंपाउंड के साथ, तो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकुरोनाइड प्रोसेस। और मेनली हमारे बॉडी में जो भी फेज 2 रिएक्शन होता है, लिपिड सॉल्युबल में वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, ये बहुत मोस्ट कॉमन यही है। मोस्टली क्या होता है कि यही होता है, मोस्ट कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन एंजाइम यही कराता है, मोस्ट कॉमन होता है। ठीक। और एक हाँ, जो हमारा नॉर्मल PCM है, पैरासीटामोल, उसको भी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मतलब वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होता है जो उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कराने का, ये ग्लूटाथायोन प्रोसेस होता है। ये PCM कौन कराता है, PCM का मेटाबॉलिज्म ये कराता है, ग्लूटाथायोन। तो मेनली क्या होता है कि ये कुछ प्रोसेस है, ये प्रोसेस मतलब ये रिएक्शंस होता है, ये रिएक्शन है, कुछ टाइप का फेज 1 रिएक्शन है और ये फेज 2 रिएक्शन, जिसके वजह से इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शंस होने के बाद, ये सारा रिएक्शंस होने के बाद कॉम्प्लेक्स ड्रग था जिसमें कोई भी ऐसा साइट नहीं मिल रहा था जो जहाँ पर वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड है या फिर जो मतलब ऐसा चार्ज पार्टिकल है उसके साथ अटैच होगा और उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा। ये कुछ प्रोसेस होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ड्रग्स को सिंपल में चेंज करता है। मतलब हम बताए थे पिछले जब उसको बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो ऐसा कुछ ड्रग्स था जिसमें कुछ साइड्स नहीं मिल पा रहा था जहाँ पर पोलर कंपाउंड अटैच हो सके, तो उसको तोड़ना पड़ रहा था। तो ये सारा प्रोसेस की वजह से कॉम्प्लेक्स को सिंपलेक्स में चेंज किया था। और ये जो प्रोसेस है ग्लूकुरोनाइड, ये मान लीजिए एक ऐसा ड्रग्स मान लेते हैं जहाँ पर मान लीजिए कोई ड्रग्स है, एग्जाम्पल सही मतलब वो एक एग्जाम्पल के ले लें, और मान लीजिए कोई लीवोडोपा है, इसके साथ ये एंजाइम अगर आएगा UDP-GT, अगर इसके साथ बाइंड करेगा तभी ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस मतलब लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कराने वाले प्रोसेस को फेज 2 रिएक्शन बोलते हैं। और ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस में ये एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। ये हमारा डिफरेंस होगा फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस के बीच में। हाँ, एक और एक्सेप्शंस क्या है कि जो UDP-GT एंजाइम है इसका फुल फॉर्म होता है यूराडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफरेज। मेनली हम क्या बोले थे कि जो फेज 1 रिएक्शन हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन ये जो एंजाइम होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, एक्सेप्शन है ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, ये हमारा क्या होता है साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये एक्सेप्शन वाला केस है। जो ग्लूकुरोनाइड जो UDP-GT एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट, तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड इन माइक्रोसोम्स मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लीवर सेल, वहीं पर मेटाबोलाइज होता है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। अब जैसे कि फेज 1 रिएक्शन में भी देखे थे कि माइक्रोसोम्स हो रहा था और यहाँ पर जो UDP-GT एंजाइम था वो भी माइक्रोसोम्स हो रहा था। तो मोस्टली जगह जो मेटाबॉलिज्म जो होता है ड्रग्स का वो माइक्रोसोम्स में ही होता है। तो सबसे पहले होता है हमारा फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में आपको पता चल गया कि क्या था। फिर इसमें आता है हमारा फेज 2 रिएक्शंस, और इस फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस को मिलकर हमारा कोई भी ड्रग्स क्या बनता है, वाटर सॉल्युबल बनता है और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। ठीक, तो हमारा फेज 1 रिएक्शन में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है।
मोस्ट कॉमन यही दो रिएक्शंस होता है जो फेज 1 रिएक्शन होता है। और इसमें जो रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोरोनाइड रिएक्शन, ये मोस्टली फेज 2 रिएक्शन में होता है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराने के लिए जो मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है आपको बता दिए हैं, वो होता है CYP एंजाइम। और जो ग्लूकोरोनाइड प्रोसेस रिएक्शंस कराने के लिए मोस्ट कॉमन जो एंजाइम होता है वो होता है UDP-GT एंजाइम, ये होता है। तो इतना फेज 1 फेज 2 रिएक्शन समझने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन क्या आएगा कि मान लीजिए कि कोई ड्रग्स है, इफ अ ड्रग्स इज ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल, तो डज द ड्रग्स नीड टू बी मेटाबोलाइज्ड, तो क्या इसको जरूरत है मेटाबोलाइज होने का? मतलब एक ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है और वो क्या मेटाबोलाइज होगा, उसका प्रोसेस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, तो इसका सीधा सीधी आंसर क्या होगा? नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होता है इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमारा वारफेरिन, ये क्या है, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होता है, जैसे हमारा पेनिसिलिन, जैसे हमारा हेपारिन, जैसे हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है, मतलब तुरंत से दिए और तुरंत से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तुरंत से हेपारिन दिए तुरंत से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तुरंत से पेनिसिलिन दिए एक्शन दिखाया और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और नॉर्मली CYP जो एंजाइम होता है इसका मतलब होता है CYP मतलब साइटोक्रोम, P मतलब होता है पिगमेंटेशन, मतलब कलर। अब हम लोग जानेंगे कि जो CYP एंजाइम है इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। CYP एंजाइम्स का प्रॉपर्टी जानते हैं कि CYP एंजाइम होता क्या है, CYP एंजाइम का मेटाबॉलिज्म क्या, CYP जो एंजाइम है वो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कैसे कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी होता है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ CYP एंजाइम। तो फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी ये होगा कि ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब है कि जो सिंगल जीन होगा, अगर मान लीजिए एक कोई सिंगल जीन है और ये रिस्पॉन्सिबल है एक CYP एंजाइम बनाने का, तो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक सिंगल जीन कैन बी प्रोड्यूस मोर देन वन CYP एंजाइम। कहने का मतलब है कि पहले का जो हाइपोथेसिस था कि सिंगल जीन कैन बी सिंथेसाइज अ सिंगल एंजाइम, सिंगल प्रोटीन, बट लेकिन अब का हाइपोथेसिस क्या है कि आफ्टर बहुत सारा रिसर्च ये देखा गया कि सिंगल जीन कैन बी सिंथेसाइज डिफरेंट प्रोटीन या फिर डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक, तो एक सिंगल जीन्स बहुत सारे CYP एंजाइम्स को बना सकता है। ऐसे नॉर्मली सिंगल जीन्स क्या करता है, mRNA प्रोड्यूस करेगा, mRNA क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो बहुत सारा CYP एंजाइम बना सकता है। ठीक, तो ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्या होता है कि जो CYP एंजाइम होता है बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे CYP1 हो गया, CYP2 हो गया या फिर CYP3 हो गया। ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे मतलब मोर देन 75 CYP एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट देखा गया है। और मेनली क्या होता है कि ये 1 और 2 और 3 लिखा गया है कि ये क्या होता है कि नंबर ऑफ जीन होता है, ये नंबर ऑफ जीन है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ जीन, ये 2 नंबर मतलब 2 जीन्स। ठीक, तो ये एक सिंगल जीन्स कैन बी प्रोड्यूस मोर देन 1 CYP एंजाइम्स। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे CYP-A, इसका एग्जांपल CYP1A2, ये एक ऐसा एंजाइम्स होता है। ठीक, इस तरह का मतलब एक इसका टाइप्स हो गया ये। ठीक, फिर हमारा आता है
CYP2 का, तो CYP2 का जो एंजाइम्स आएगा, जैसे बहुत सारा आता है, जैसे CYP2C8, फिर आता है हमारा CYP2 क्या होता है D6, CYP2D6, ठीक। फिर आता है हमारा CYP2B6। इस तरह का कुछ एंजाइम्स होता है, इसके टाइप्स आ जाते हैं। वही तो बोले CYP बहुत सारा CYP बना सकता है, एक जिंक, ये मतलब सिंगल जिंक कैन बी सिंथेसाइज मोर देन वन CYP एंजाइम्स, ठीक। अब ऐसे ही देख रहे हैं CYP3 में अभी तक देखा गया है कि CYP3A4 एंजाइम, और ये जो एंजाइम होता है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स को मेटाबोलाइज कराता है। दिस एंजाइम मेटाबोलाइज्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग्स। बहुत सारे ड्रग्स को ये एंजाइम्स क्या करता है, मेटाबोलाइज करा देता है। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ एग्जांपल्स ही देख लेते हैं कि CYP एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ये CYP3A2, ये क्या करता है कि एक ड्रग्स होता है थियोफाइलिन, ये अस्थमा में यूज होता है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। ये ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है, ये थियोफाइलिन जो मेटाबोलाइज होता है और इसी एंजाइम्स के थ्रू होता है CYP फर्स्ट फेज 1 रिएक्शन में, मतलब थियोफाइलिन को ब्रेक डाउन करता है। CYP एंजाइम मेनली पार्टिसिपेट इन फेज 1 रिएक्शंस। फिर आता है CYP2, इस एंजाइम को देखा जाए तो जो CYP2C8 है, ये एंजाइम्स क्या करता है, वारफेरिन या फिर फेनिटोइन, ये दो ड्रग्स को क्या करता है, ये एंजाइम्स मेटाबोलाइज कराता है। उसी प्रकार से इसको देखा जाए तो 2D6 क्या करता है, बीटा ब्लॉकर, जितने भी बीटा ब्लॉकर्स होंगे, एटेनोलोल, प्रोपेनोलोल, ये सारे ड्रग्स को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है, ठीक। या फिर एंटी एरिथमिक ड्रग को यही मेटाबोलाइज करेगा। और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जैसे ट्राइसाइक्लिन, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होता है उसमें ट्राइसाइक्लिन जो ड्रग होता है वो यूज किया जाता है। और ये सारे ड्रग्स को मेटाबोलाइज कौन कराता है, हमारा CYP2D6। नेक्स्ट आता है CYP2B6, ये एंजाइम्स क्या करता है कि 2B6 जो ये है वो क्या करता है, बिप्रोपियन, ये एक ऐसा ड्रग्स होता है जिसको मेटाबोलाइज इस वाले एंजाइम्स द्वारा किया जाता है। और बेंजोडाइजापिन, बार बार ये ड्रग्स आ रहा है, और ये हम बता रहे हैं कि एक सिडेटिव ड्रग होता है। अगर किसी को बेचैनी हो रहा है तो ये ड्रग्स देते हैं, किसी का सर्जरी हो रहा है तो हाई डोज में ये देते हैं, या फिर किसी को सीजर एपिलेप्सी आ रहा है तो ये ड्रग्स देते हैं। और ये ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म हमारा कौन सा एंजाइम करा रहा है, तो CYP3A4 मोस्ट कॉमन एंजाइम्स होता है बहुत सारे ड्रग्स को मेटाबोलाइज कराने के लिए, ऐसा होता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आते हैं जो इस CYP एंजाइम को बढ़ा देगा, इस एक्टिविटी को, CYP एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आते हैं जो CYP एंजाइम्स को एक्टिविटी को घटा देता है। नेक्स्ट उसी के बारे में देखते हैं। There are certain drugs which alter the activity of CYP एंजाइम। नॉर्मली क्या होता है, कुछ ड्रग्स जो होता है CYP एंजाइम्स को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जो CYP एंजाइम्स को एक्टिविटी को जो बढ़ा देता है उसको बोलते हैं CYP एंजाइम इंड्यूसर, CYP एंजाइम इंड्यूसर बोलते हैं उस वाले ड्रग्स को। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका एक्टिविटी को घटा देता है, उसको बोलते हैं CYP एंजाइम इनहिबिटर। उस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, मतलब सप्रेस कर दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ ड्रग्स होते हैं जिसका CYP जो इंड्यूसर होता है जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बढ़ा देता है। वहीं पर देखा जाए जो CYP इनहिबिटर है जो मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, घटा देता है मेटाबॉलिज्म को।
मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को CYP एंजाइम को एक्टिविटी को घटा देता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज हो जाता है। अब बताइए कि एक ऐसा एंजाइम है जो किसी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करा रहा है, ठीक, उसको किसी और ड्रग्स दिया गया, मान लीजिए एग्जांपल में ये एक ड्रग्स है, इसका CYP कोई एक एंजाइम है या फिर CYP यही ले लीजिए, इस एंजाइम को क्या कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, ठीक। इसके साथ साथ एक ऐसा मेडिसिन दे दिया गया कि इस एंजाइम को एक्टिविटी को बढ़ा दिया। अब बताइए कि जब ये ड्रग्स दिया गया तो ये CYP एंजाइम की एक्टिविटी जब बढ़ गया तो क्या ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा या फिर स्लो होगा? तो ये इस ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और जो ड्रग्स जल्दी से मेटाबोलाइज होगा, जल्दी से जो ड्रग्स मेटाबोलाइज हो जाएगा, जिसका एक्टिविटी क्या होगा कि कम हो जाएगा, तो उस ड्रग्स का क्या एक्टिविटी इफेक्ट दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। इस ड्रग्स का जब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जा रहा है CYP एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से, तो इस ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो नहीं दिखेगा। तो क्या करा सकता है, जिस मेटाबॉलिज्म को और बढ़ा दे रहा है तो ये क्या करेगा, लीड्स टू ट्रीटमेंट फेल्यूर। ट्रीटमेंट फेल्यूर कराएगा। वहीं पर समझिए कि एक ऐसा ड्रग्स है जो किसी एंजाइम की वजह से मेटाबोलाइज हो रहा है, मतलब डिग्रेड हो रहा है, ठीक। ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एंजाइम मान लीजिए बहुत खुश है, ये एंजाइम ये क्या कर रहा है, इस ड्रग्स को क्या कर रहा है, मेटाबोलाइज कर रहा है। लेकिन इसके साथ में एक ऐसा ड्रग दिया गया जिस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया, मतलब इसको रुला दिया, ठीक। ये हंस रहा था, इसको रुला दिया, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया। जब इस एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा तो इस ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा या फिर स्लो होगा? तो नॉर्मल सी बात है कि इस ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा जो स्लो हो जाएगा। और जब ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म ही स्लो होगा तो वो क्या होगा कि हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म तक सर्कुलेट होते रहेगा, और जब लॉन्ग टर्म तक सर्कुलेट होगा तो लॉन्ग टर्म तक रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगा। इसलिए जब तक इसका मेटाबॉलिज्म में जितना ही मतलब लेट होगा तो हमारे लिए क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, ठीक। तो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म लीड्स टू टॉक्सिसिटी, समझ में आया? इस प्रकार से क्या होता है, CYP एंजाइम्स को जो कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, वो करते हैं स्लो डाउन करेंगे या फिर फास्ट करते हैं। इसी मतलब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो ड्रग्स क्या कर रहा है, CYP एंजाइम्स को बढ़ा दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि फेनिटोइन हो गया, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होता है बता ही दिए। रिफाम्पिसिन हो गया, फिर हमारा ड्रग्स आता है हमारा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल भी है, कुछ CYP एंजाइम्स को बढ़ा देता है, ठीक। फिर आता है लोलब्यूटामाइड, लोलब्यूटामाइड एक एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। डायबिटिक मतलब जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया उसमें देते हैं। ये कुछ सारे ड्रग्स होते हैं जो CYP एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, मतलब उस ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, मतलब ट्रीटमेंट फेल्यूर देखने को मिलेगा। ऐसे भी कुछ ड्रग्स होते हैं जो CYP एंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म को क्या कर रहा है, स्लो कर देगा। जब स्लो हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी होगा। उसमें देख लेते हैं जैसे सिमेंटाडिन, फिर आ गया हमारा ओमिप्राजोल। ये क्या है कि एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। कीटोकोनाजोल, फिर हमारा कुछ ड्रग्स आता है जैसे अरिथ्रोमाइसिन, फिर हमारा ड्रग्स आता है आइसोनियाजाइड जो TB वाले पेशेंट में चलता है। फिर आता है वेलप्रोइड एक एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स होता है, कन्वर्जन वाले पेशेंट में इसको देते हैं। फिर आता है हमारा प्रोटीएज इनहिबिटर, मतलब प्रोटीन के डाइजेशन में उसको कम कर देता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ड्रग का इंटरेक्शन हो जाता है कि मतलब कोई एक ड्रग्स दिए, जिसका कोई ड्रग्स है उसका CYP एंजाइम्स यूज हो रहा है तो उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन उसी के साथ में अगर कोई ड्रग्स दे दिए तो उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया, उसी को बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे बीच में ड्रग इंटरेक्शन, अब देखिए ड्रग इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वारफेरिन किसी को चल रहा है, वारफेरिन किसी को दिया जा रहा है, और ये वारफेरिन क्या होता है कि आपको हम बता रखे हैं कि वारफेरिन कौन से वाले एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहा था, तो CYP2C8। ये एंजाइम्स क्या कर रहा था, वारफेरिन को मेटाबोलाइज कर रहा था, मतलब
मेटाबोलाइज या फिर डिग्रेड बोल सकते हैं, डिग्रेड कर रहा था। ठीक, सडनली क्या होता है कि एक ऐसा ड्रग्स हम दे देते हैं, एक ऐसा ड्रग्स दे देंगे, मान लीजिए सिमेटिडिन, ये ड्रग्स इसके साथ सिमेटिडिन दे दिए, सिमेटिडिन। तो सिमेटिडिन का फंक्शन क्या है? सीवाईपी एंजाइम्स, मतलब मेटाबॉलिज्म, सीवाईपी एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्लो करना, मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो करेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म होगा कि नहीं होगा? मैंने ये ड्रग्स दिए और ये ड्रग्स देने के साथ साथ इस सीवाईपी एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कर दिया तो इसका मेटाबॉलिज्म होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो वारफरिन क्या होता है, हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म तक सर्कुलेट होते रहेगा। वारफरिन का टॉक्सिसिटी हो जाएगा, वारफरिन का टॉक्सिसिटी होगा। और वारफरिन कैसा ड्रग है? वारफरिन एक एंटी कोगुलेंट ड्रग होता है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर टॉक्सिसिटी होगा तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलेगा? एंटी कोगुलेंट है, अगर कहीं कट लगा तो ब्लड तो लीक करेगा, क्लॉटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो है वारफरिन का। तो यहाँ पर ब्लीडिंग वाला केस बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेगा। दूसरा ऐसे ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई पेशेंट को एस्ट्रोजन टैबलेट चल रहा है। एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन एक ओसीपी होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है। इसको मेटाबॉलिज्म कराने के लिए जो हमारा एंजाइम होता है CYP3A4, CYP3A4 रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ड्रग्स खाएंगे तो हमारे बॉडी में जो CYP3A4 एंजाइम है, इस ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करा देगा, मतलब डिग्रेड करा देगा, डिग्रेड करा देगा। लेकिन आफ्टर क्या है कि इस ड्रग के साथ हम लोग साथ साथ दे दिए हमारा रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन, ये एस्ट्रोजन के साथ साथ रिफाम्पिसिन हम लोग दे दिए। जब रिफाम्पिसिन कहाँ है तो रिफाम्पिसिन यहाँ है, और ये क्या कर रहा है, एंजाइम्स को, सीवाईपी एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे रहा है। तो बताइए कि सीवाईपी एंजाइम देने के बाद इस एंजाइम्स का क्या होगा? इस एंजाइम्स का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, मतलब इस ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा। अब बताइए, एस्ट्रोजन दे रहे थे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स था, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। अब इस ड्रग्स को इसके साथ दिए तो इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, मतलब इसका ड्रग्स का एक्शन बॉडी पे दिखा ही नहीं। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में मतलब जो फीमेल जो ले रही थी प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, उसमें क्या देखा जाएगा, वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी, वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी। इसीलिए क्या होता है कि ड्रग इंटरेक्शन होता है। इसी वजह से हम लोग जो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पढ़ते हैं, ये मेटाबॉलिज्म पढ़ने का क्या हमारा उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि कौन से ड्रग का इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमारा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चलता है एस्ट्रोजन, उसके साथ कभी भी हम लोग रिफाम्पिसिन नहीं देते हैं, या फिर जो पेशेंट रिफाम्पिसिन खा रहा है, जिसका रिफाम्पिसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जिसको टीबी है, तो रिफाम्पिसिन उसके साथ एस्ट्रोजन नहीं चलेगा, सिमेटिडिन के साथ वारफरिन नहीं चलेगा। ये मेटाबॉलिज्म पढ़ने के बाद ये सारा हमको नॉलेज होता है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये मेटाबॉलिज्म पढ़ने का। ठीक, तो बेसिकली हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ रहे थे, ADME, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिए, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए, और यहाँ आज हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने जो पढ़ने का जो तरीका है उसको अपने हिसाब से चेंज करते रहिए, देखते रहिए। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, और जो हम इसको विजुअलाइज करा दे रहे हैं, जो हम इस प्रोसेस को एक अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जिसको मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं समझ में आता है, जिसको फार्माकोलॉजी प्रोसेस में, फार्माकोकाइनेटिक्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, उसके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।